हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल खतीब फिजिक्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो मिसलिनियस प्रॉब्लम रह गए थे थर्मल एक्सपांशन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो वीडियो बहुत दिनों के बाद आया क्योंकि बीच में मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी और रमजान का महीना भी चल रहा था। अभी तो वगैरह भी हो चुकी है और फुल एनर्जी के साथ हमसे कंटिन्यू इंशाल्लाह हमारे सारे लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ रॉड इज हीटेड बट प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सपांडिंग द स्ट्रेस डेवलप इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमने कंसेप्ट सिखाया है बच्चों, वो कंसेप्ट है थर्मल स्ट्रेस का। ठीक है, हमको पता है कि जब भी हम किसी मेटल को हीट करते तो हीट करने से क्या होता है, उसकी लेंथ इंक्रीज होती है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम हीट करते हैं उसकी लेंथ इंक्रीज होती है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर ये रॉड है और इस रॉड को हम अगर हीट करते तो क्या होगा, ये एक्सपांड करेगा और एक्सपांड करने की वजह से क्या होगी, इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। लेकिन अगर हम इसको एक्सपांड नहीं होने देते, ये एक्सपांड होना चाह रहा है, ये यहां से इस तरफ एक्सपांड होना चाह रहा है, ये इस तरफ एक्सपांड होना चाह रहा है, लेकिन हम क्या करते, इसको रोक देते, ऑब्स्ट्रैक्ट लगा देते। ये इसको हीट तो कर रहे लेकिन इसको एक्सपांड नहीं होने दे रहे हम। इट कैन नॉट बी अलाउड टू एक्सपांड। यहाँ पर कंडीशन लगाइए प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सपांडिंग, हम इसे एक्सपांड नहीं हो रहे थे। तो फिर क्या होगा, इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा जिसे हम थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। आप सबको पता है इसे क्या कहते हैं, हम थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन याद रखना, अगर ऑब्स्टेकल नहीं है यहाँ पे, हम इसको प्रिवेंट नहीं करते एक्सपांड से, इसको रोकते नहीं एक्सपांड होने से, तब कोई भी स्ट्रेस इसके अंदर डेवलप नहीं होगा, वो फ्रीली एक्सपांड हो जाएगा। स्ट्रेस कब डेवलप होगा, जब उसे एक्सपांड होने से रोका जाएगा। जैसे कि आपको किसी काम को करने से, खेलने से रोका जा रहा है, फिल्म देखने से रोका जा रहा है या किसी और एक्टिविटी से रोका जा रहा है, तो आपको क्या होता है, स्ट्रेस, टेंशन आने लगता है। ऐसे ही यहाँ पे होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि इसके अंदर कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो याद रखना बेटा, ये एक्सपांड होना चाह रहा है लेकिन इसे एक्सपांड होने नहीं दिया जा रहा है, मतलब इसको दबाया जा रहा है इधर से, और इधर से इसको क्या हो रहा है, दबाया जा रहा है। मतलब थर्मल स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेस हुआ, कॉम्प्रेस किया जा रहा है, रोका जा रहा है। तो ये कौन सा हुआ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हुआ। तो याद रखना, थर्मल स्ट्रेस इज अ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होता है। अब यहाँ क्वेश्चन है हमारा, किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम सिंपल इसका एक देखेंगे किस पर डिपेंड करता है, और आप याद रख लेना बेटा, फॉर्मूला आ जाएगा, याद रखना। तो हम कंसीडर करते हैं कि हमने टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज की, ओरिजिनल लेंथ जो है ये इसकी एल है, और ये जो चेंज इन लेंथ दोनों साइड का मिला के जो चेंज इन लेंथ है हम कंसीडर करते हैं कि डेल्टा एल है। हमें पता है कि जो चेंज इन लेंथ होती है डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या होती है, एल अल्फा डेल्टा टी होती है। ठीक है, अब हमें एक चीज पता है कि जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ होता है। अब यहाँ पे हमें स्ट्रेस स्ट्रेन का एक रिलेशन पता है, यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस जो हर मटेरियल का कांस्टेंट होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होता है। यानी कि यहां से हमें स्ट्रेस मिलेगा, यंग्स मॉड्यूलस को मैं ई लेता हूं, यहाँ पे वाई भी लेते हैं, और स्ट्रेन हो जाएगा हमारा डेल्टा एल। स्ट्रेन लिखता हूं मैं पहले, ये हो जाएगा ई इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय। ठीक है बेटा, अच्छा देखो यहाँ पर जो हमारा स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस इक्वल हो जाएगा ई तो जैसे कि वैसे रहेगा। डेल्टा एल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बता, एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल। एल एल गेट कैंसल, तो हमें स्ट्रेस मिलेगा ई अल्फा डेल्टा टी। ये होगा हमारे पास स्ट्रेस। याद रखना, वेयर ई इज यंग्स मॉड्यूलस, अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन एंड डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर होगा बेटा। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर देखो हम क्या कर रहा है, मटेरियल ऑफ द रॉड, यस, ये दोनों चीजें यंग्स मॉड्यूलस और
थर्मल एक्सपांशन ये किस पे होती है, मटेरियल पर डिपेंड होता है, हर मटेरियल का अलग अलग होता है। यंग्स मॉडुलस भी मटेरियल पे डिपेंड होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन भी मटेरियल पे डिपेंड होता है, ठीक है। दूसरा राइज इन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन राइज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पर है। अच्छा बेटा लेंथ ऑफ द रॉड है क्या स्ट्रेस के फॉर्मूला में, वो तो कैंसिल आउट हो गई। मतलब हमारा जो स्ट्रेस है वो किस पे डिपेंड नहीं है, लेंथ ऑफ द रॉड पर डिपेंड नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा सी। आ रही बच्चों बात समझ में, कोई डाउट है इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को देखो, तब तक मैं बोर्ड साफ करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड पर, रीड करो इसे केयरफुली। देखो सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए यहाँ पे, ये 10 क्वेश्चन आपको सारे के सारे टाइप्स इसके अंदर कवर हो जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं आएगा इंशाल्लाह। और एक क्वेश्चन तो हमेशा होता ही है आपके जेई के एग्जाम में बोलो या नीट के। हाँ चलो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो, क्वेश्चन को समझना बेहद जरूरी होता है, तो हम क्वेश्चन को प्रॉपरली स्टडी करना, प्रॉपरली रीड करो बच्चों। क्या कह रहा है क्वेश्चन, टू रॉड्स वन ऑफ एल्यूमिनियम एंड अदर मेड अप ऑफ स्टील having initial length L1 and L2 are connected together to form a single rod of length L1 plus L2. The coefficient of linear expansion for aluminum and steel are alpha and alpha s respectively. If the length of the rod increased by same amount when the temperature raised by T degree Celsius, then find the ratio of L1 divided by L1 plus L2. तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि हमको दिया कि जो चेंज इन लेंथ है डेल्टा L1 वो इक्वल है डेल्टा L2 के, दोनों सेम अमाउंट से अपनी लेंथ को चेंज करते हैं, यानी कि जो एल्यूमिनियम जितने से अपनी लेंथ को इंक्रीज करेगा उतनी ही लेंथ से स्टील भी अपनी लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब ये रेशियो हमको फाइंड करना है, तो फाइंड आउट करना हमारे बहुत सिंपल हो जाएगा अभी, क्योंकि हमें पता है कि जो चेंज इन लेंथ होती है वो इक्वल होती है एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी। इसलिए L1 हमको मिलेगा, L1 क्या मिलेगा बेटा, L1 मिलेगा L1 अल्फा ए एल्यूमिनियम का और ये डेल्टा टी जो T डिग्री सेल्सियस दोनों के लिए सेम है। ऐसे ही मुझे स्टील का मिलेगा डेल्टा L2 और होगा L2 अल्फा एस डेल्टा टी, दोनों का सेम टेम्परेचर राइज है। और ये दोनों डेल्टा L1 और डेल्टा L2 इक्वल है, क्योंकि किसने कहा द रॉड ऑफ लेंथ इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट से कह रहा है, यानी कि डेल्टा L1 इक्वल है डेल्टा L2 के, यानी कि L1 अल्फा ए डेल्टा टी इज इक्वल टू L2 अल्फा एस डेल्टा टी। जो देखो डेल्टा टी कैंसिल हो गया, यहाँ से मिला L1 डिवाइडेड बाय L2 इज इक्वल टू अल्फा एस डिवाइडेड बाय अल्फा ए होगा, ठीक है बेटा। लेकिन हमें रेशियो किसके लिए फाइंड करो कह रहा है, वो कह रहा है कि L1 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। तो सिंपल हम कंपाउंड डिविडेंड रूल आपको पता ही है क्या है कि ये अगर हम एक साइड का में जो करते हैं वही हमें दूसरे साइड भी करना होगा। जैसे कि हमें एक रूल पता है कंपाउंडेंडो एंड डिविडेंडो का कि A डिवाइडेड बाय B इक्वल होता है अगर C डिवाइडेड बाय D के, तो इसके रूल्स होते हैं A डिवाइडेड बाय A प्लस B, तो इस साइड में भी ऐसे ही होगा C डिवाइडेड बाय C प्लस D, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ जो लेफ्ट साइड में करेंगे वही हम राइट साइड में करेंगे, रूल कहते हैं। ऐसे यहाँ पे होगा बेटा L1 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 है, तो यहाँ पे क्या होगा अल्फा एस डिवाइडेड बाय अल्फा एस प्लस अल्फा ए, और हमारा आंसर क्या होगा सी इज द आंसर। क्लियर है बेटा? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलो बेटा थर्ड क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग अ लिक्विड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन गामा इन अ कंटेनर हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन गामा डिवाइडेड बाय 3, the level of liquid in the container will rise, fall, remains almost stationary. It is difficult to say. क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन अंदर। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर क्या है, इस कंटेनर के अंदर हमारे पास है लिक्विड। अब हीट कर रहे बेटा, तो देखो दो चीजें, हीट करने पे लिक्विड भी एक्सपांड होगा और हीट करने के बाद पर ये जो आपके पास
हमारा जो कंटेनर है ये भी एक्सपांड करेगा। कौन कौन एक्सपांड करेगा? लिक्विड भी करेगा, हीट करे तो लिक्विड को भी हीट करे, कंट करे तभी तो लिक्विड हीट होगा, और दोनों के दोनों क्या हो गए? एक्सपांड हो गए। अब ये कह रहा है कि जो आपके पास जो आपका लिक्विड है इसका जो थर्मल एक्सपांशन है गामा है, क्यूबिकल, क्यूबिकल मतलब ये वॉल्यूम हुआ, क्योंकि लिक्विड है तो पूरा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पर लिक्विड का जो वॉल्यूम एक्सपांशन वो गामा है। और यहाँ पर जो हमारा कंटेनर है इसका जो अल्फा है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपांशन है, वो गामा डिवाइडेड बाय 3। यानी कि अगर हम कंटेनर का भी देखो सिर्फ एक साइड इंक्रीज होगी क्या? नहीं, कंटेनर भी अपना पूरा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वो लेंथ भी इंक्रीज करेगा, वो ब्रेथ भी इंक्रीज करेगा, वो हाइट भी इंक्रीज करेगा। मतलब कंटेनर को भी जब हम हीट करेंगे, कंटेनर भी क्या चेंज करेगा? अपना इंटायर वॉल्यूम को चेंज करेगा। यानी हमें कंटेनर का वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा, कंटेनर का एक्सपांशन निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम एक्सपांशन, और वो होगा 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। हमें पता है कंटेनर का वॉल्यूम एक्सपांशन क्या होता है? 3 टाइम्स ऑफ अल्फा होता है। यानी कि यहाँ पर एक्सपांशन लिक्विड का और यहाँ पर वॉल्यूम एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन यहाँ पर सॉलिड का, कंटेनर का, दोनों का क्या है? सेम है। ये किसका है? ये जो है हमारे पास कंटेनर का है, कंटेनर का कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। ये किसका है? लिक्विड का है। यानी कि दोनों का जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन है, वॉल्यूम थर्मल एक्सपांशन है, वो सेम है, क्योंकि दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि दोनों का सेम होने का मतलब क्या है? कि दोनों का वॉल्यूम इंक्रीज भी सेम होगा। यानी कि अगर लिक्विड क्या करता है? लिक्विड अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, उतना ही वॉल्यूम किसका इंक्रीज हो रहा है? कंटेनर का इंक्रीज हो रहा है। समझ आ रही कुछ बात? वॉल्यूम लिक्विड का जितने से इंक्रीज हो रहा है उतना ही कंटेनर का हो रहा है, तो लिक्विड अपने लेवल को इंक्रीज करेगा क्या? नहीं करने का। हाँ, अगर कंटेनर का जो एक्सपांशन है, ये कंटेनर का वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ कंटेनर, अगर ये कम होता वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ लिक्विड से, तो अब हमारा क्या होता? हमारा जो लिक्विड है वो राइज करता, क्योंकि वो ज्यादा इंक्रीज हुआ। लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट दोनों क्या हो रहे? दोनों का वॉल्यूम एक्सपांशन सेम है, इसलिए क्या होगा? कोई भी चेंज नहीं होगा, जो राइज और फॉल नहीं होगा लिक्विड का, और लिक्विड ऑलमोस्ट स्टेशनरी होगा, रिमेन्स स्टेशनरी होगा। समझ आ रही है बेटा बात? कोई भी डाउट है कमेंट करो प्लीज। नजर आ रहा है ना प्रॉपर? नेक्स्ट क्वेश्चन। A solid ball of metal has a concentric spherical cavity within it. If the ball is heated, the volume of the cavity will. देखो सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पहले देखे। अभी देखो यहाँ पर सिंपल से मैं आपको एक आसान सा एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है सॉलिड बॉल ऑफ मेटल हैज अ कोसेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी। तो हमारे पास एक सॉलिड बॉल है और इसके अंदर एक कैविटी है, इसके अंदर एक स्फेरिकल कैविटी है। ठीक है, ये पूरा सॉलिड है और इसके अंदर कैविटी है। कह रहा है कि अगर हम इसे हीट करते हैं तो ये कैविटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, हमें पता है जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा? मेटल एक्सपांड करेगा, सॉलिड बॉल जो ये एक्सपांड करेगा। तो इसका एक सिंपल सी बात, कैविटी के अंदर कंफ्यूजन क्या होता है कि सर ये जो हमारा मेटल है वो इस तरफ भी एक्सपांड करेगा। लेकिन बेटा याद रखो, आपने कभी फोटो को जूम किए? फोटो को जब जूम करते हैं हम, क्या होता है? हर एक चीज एक्सपांड होती है, हर एक चीज जूम होती है। सिंपल वही याद रखना कि जब भी कैविटी हो, कुछ भी हो, जब हम इसको एक्सपांड कर रहे हैं, हम मतलब क्या कर रहे हैं? हम इसको जूम कर रहे हैं। अब देखो, मैं बॉल को अगर जूम करूंगा तो क्या होगा? कि बॉल एक्सपांड करेगा, की लेंथ इंक्रीज होगी, सपोज करो बॉल का एरिया इंक्रीज होगा, तो साथ ही साथ क्या होगा? ये कैविटी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। एग्जैक्टली फोटो को जूम करने के बराबर होगा। ये कैविटी पहुंच जाएगी यहाँ पे, ये पूरा कैविटी हो जाएगा। मतलब कैविटी भी क्या हुई? वॉल्यूम ऑफ द कैविटी भी इंक्रीज होगा। समझ आ रही बात? सिंपल याद रखना, फोटो को जिस तरह से जूम करते हैं हम, उसी तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट हीट करने पर एक्सपांड होता है। मतलब कैविटी है वो भी इंक्रीज होगी,
मेटल की लेंथ है वो भी इंक्रीज होगा, मेटल का वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होगा। यानी कि जो भी चीज उसके ऊपर होगी मेटल के ऊपर, चाहे वो कैविटी हो या सॉलिड पार्ट हो, वो भी इंक्रीज होगा। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ लीटर ऑफ अल्कोहल वेज, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेस इन विंटर देन इन समर, लेस इन समर देन इन विंटर, सम बोथ इन समर एंड विंटर, सेम सेम होना चाहिए, यहाँ पे सम हो गया, सेम बोथ इन समर एंड विंटर, नन ऑफ द अबव। तो क्या है कि 1 लीटर हमारे पास अल्कोहल है, कह रहा है। अल्कोहल की जगह कुछ और भी हो सकता है, सिंपल सा कंसेप्ट है, वाटर भी हो सकता है। ये कह रहा है कि 1 लीटर है। अब यहाँ पर सिंपल है कि डेंसिटी का फंक्शन होता है। देखो 1 लीटर है और वो कब ज्यादा वे करेगा, कब लेस वे करेगा। तो हमें पता है कि जो डेंसिटी पर डिपेंड करता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हमें पता है कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता है। वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता है। यानी डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। यानी कि 1 लीटर ऑफ अल्कोहल यहाँ पे, तो वॉल्यूम तो फिक्स हो गया। क्या हो गया? वॉल्यूम तो फिक्स हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो जो डेंसिटी हुई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई किसके? मास की। डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी? मास के प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन हमें पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तब क्या हो रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इसकी वजह से डेंसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज होती है। डेंसिटी डिक्रीज होती है, हल्का होते चलता है। जैसे जैसे हम हीट करेंगे हल्का होने लगेगा। और जब डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो मास भी क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। मास भी क्या होगा? डिक्रीज हो। अब हमें पता है कि समर सीजन के अंदर टेम्परेचर क्या है? ज्यादा होता है। समर में टेम्परेचर ज्यादा तो मास क्या होगा? कम होगा। तो सिंपल है, लेस इन समर देन इन विंटर। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मास कम होगा। सिंपल याद रखना, टेम्परेचर ज्यादा मास कम। कहां से आया रिलेशन? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस, क्योंकि एक्सपांशन होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। डेंसिटी एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डेंसिटी डिक्रीज होगी तो मास भी डिक्रीज होगा। यानी टेम्परेचर का इंक्रीज होना मास को क्या करेगा? मास को डिक्रीज करेगा, कम करेगा। और टेम्परेचर कब ज्यादा होता है? तो टेम्परेचर समर सीजन में ज्यादा होता है। अभी कितना चल रहा है टेम्परेचर? अराउंड 45 डिग्री चल रहा है। दोपहर में जाकर देखो बाहर, घायल हो जा रहे हैं सर, मेरी तो आंख दुख रही है, लाल हो जाएगी। तो क्या हुआ? समर में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो समर में 1 लीटर अल्कोहल जो है वो कम वे करेगा। फॉर एग्जाम्पल 800 ग्राम्स वो वे कर रहा है। वहीं पर अगर वही 1 लीटर अल्कोहल अगर हम विंटर सीजन में अगर गिनते हैं, मेजर करते हैं, तो वो 800 की जगह 900 ग्राम वे करेगा। समझ आ रही बेटा बात? सिंपल सा कंसेप्ट है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मास डिक्रीज होगा इफ द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा है। देखो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर लोगे। सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन को समझना जरूरी है। 10 सेकंड के आंसर से 10 सेकंड में आप सॉल्व कर लोगे कंसेप्ट्स को। बस एक ही फॉर्मूला है हमारा, उसमें वैल्यूज पुट करना है, कंसेप्ट को लगाना है। कहीं कई क्वेश्चन ऐसे हो गए जिनके अंदर आपको फॉर्मूला भी यूज करना नहीं पड़ेगा। तो सिंपल से देखो क्या कह रहा है। एट सम टेम्परेचर टी अ bronze pin is a little larger to fit into a hole drilled in a steel block. The change in temperature required for an exact fit is minimum when only block is heated, both block and pin is heated, both block and pin are cooled together, only the pin is cooled. तो यहाँ पर ये नहीं कहा उसने कि हीट करना है या कूल करना है, आपकी मर्जी। आप हीट करके भी फिट कर सकते हैं पिन को और कोल्ड करके भी कर सकते हैं पिन को। तो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में है कि आपके पास एक स्टील ब्लॉक है, ब्लॉक स्टील का है, इसके अंदर एक होल है, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक ब्रोंज की पिन है, ये ब्रोंज पिन है, ठीक है।
ये ब्रॉन्ज की पिन है, ये स्टील का होल है। अब ये पिन की जो साइज है इस होल से थोड़ी सी ज्यादा है और हमें क्या करना है, इस पिन को इसके अंदर प्रॉपरली फिट करना है। क्लियर है? तो दो चीजें हो सकती, या तो हम इस स्टील के ब्लॉक को हीट करके एक्सपांड कर सकते हैं, होल की साइज इंक्रीज हो जाएगी, एक्सपांड होने की वजह से पिन फिट हो जाएगी। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं कि हम इसको तो कुछ छेड़ेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, ये जो ब्रॉन्ज की पिन है इसको कूल करेंगे तो ये श्रिंक होगी, एक्सपांड की जगह ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी, श्रिंक होने लगेगी, फिर ये फिट हो जाएगा आराम से। या फिर दूसरी चीज एक हो सकती है, इसको हीट करेंगे, इसको कूल करेंगे। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है देखो, ओनली द ब्लॉक इज हीटेड, बोथ ब्लॉक एंड पिन आर हीटेड, तो दोनों को तो हीट हम करेंगे नहीं, ये तो गए। बोथ ब्लॉक एंड पिन आर कूल टुगेदर, तो दोनों को कूल नहीं करेंगे, ये भी गया। अब दोनों में से एक बचा, ओनली द ब्लॉक इज हीटेड, ओनली द पिन इज कूल्ड। दोनों से पॉसिबल है, अगर हम ब्लॉक को हीट करते हैं, स्टील को हीट करते तब वो एक्सपांड होगा, फिट हो जाएगी। ओनली द पिन इज कूल्ड, सिर्फ पिन को कूल करते तब भी हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इसने क्या कहा, दोनों से पॉसिबल है लेकिन कंडीशन क्या लगाया बेटा, मिनिमम टेम्परेचर को चेंज करना है हमें, चेंज मिनिमम करना है। कूल भी कर सकते हैं आप लेकिन मिनिमम, तो दोनों में से किसको मिनिमम, या तो इसको मिनिमम कूल करो या इसको मिनिमम हीट करो। समझ आ रही बात? अब देखो ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर राइज का इनके कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन के ऊपर। तो ये ब्रोंज है और ब्रोंज का जो अल्फा होता है वो जो है स्टील के अल्फा से कम होता है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपांशन ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन ब्रोंज, ये बात याद रखना। यानी कि ब्रोंज सेम टेम्परेचर के लिए कम एक्सपांड करेगा, वहीं पर स्टील सेम चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर ज्यादा चेंज करेगा। क्लियर? मतलब क्या है कि जब हम स्टील को टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वो ज्यादा एक्सपांड होगा, और इसलिए मिनिमम टेम्परेचर किसके लिए हमें चेंज करना होगा, इन हीटिंग द स्टील ब्लॉक, ओनली द ब्लॉक इज हीटेड। तो जब हम ब्लॉक को हीट करेंगे टेम्परेचर राइज जो है मिनिमम होगा, टेम्परेचर चेंज जो है वो मिनिमम होगा। नो डाउट हम ब्रोंज को भी कर सकते हैं कूल कर, लेकिन ब्रोंज का जो अल्फा है वो कम है, इसलिए वो चेंज इन टेम्परेचर पे कम श्रिंक होगा। समझ आ रही बेटा बात? कोई डाउट? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान से क्वेश्चन से, बस कॉन्सेप्ट को आप समझो। इफ द लेंथ ऑफ सिलेंडर ऑन हीटिंग इंक्रीज बाय 2%, द एरिया ऑफ इट्स बेस विल इंक्रीज बाय, एरिया कितने से इंक्रीज होगा? इफ द लेंथ ऑफ द सिलेंडर ऑन हीटिंग इंक्रीज बाय 2%, देन द एरिया ऑफ इट्स बेस विल इंक्रीज बाय। तो देखो मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, सारी चीजें सेम होगी, लेकिन क्या होता है कि जब हम हीट करते हैं तो ये जो डिपेंड करता है ये इनके कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन पर डिपेंड करता है। अगर ये 2% से इंक्रीज हो रहा है तो इसका डबल कौन इंक्रीज होगा? एरिया इंक्रीज होगा डबल से। समझ आ रही बात? इसका एरिया डबल से इंक्रीज करेगा, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? 4% होगा। हमारा आंसर क्या होगा? 4%। लेंथ इंक्रीज हो रही है 2% से, तो हमारा एरिया इंक्रीज होगा 4% से। ठीक है, क्यों? क्योंकि अल्फा भी 2% से इंक्रीज होगा, बीटा तो 2 टाइम्स अल्फा होता है, और ये हो जाएगा 2 into 2%, यानी कि 4%। देखो दूसरा एक मेथड भी है, लेकिन वो लेंथी है, उसमें जाने की कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे याद रखना, अगर ये 2% से होता है तो ये 4% से होगा, और अगर हम इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम को तो वो 6% से होगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो तो कोएफिशिएंट ऑफ, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन ऑफ अ सॉलिड इज 2 into 10 to the power -5. Its coefficient of linear expansion is 4 into 10 to the power -5, 2 into 10 to the power -5, 3 into 10 to the power -5, 1 into 10 to the power -5। अब ये सुपरफिशियल एक्सपांशन का मतलब होता है बीटा, एरियल। ठीक है,
कोएफिशिएंट ऑफ एरियल थर्मल एक्सपांशन को ही सुपरफिशियल एक्सपांशन कहते हैं। और इसने दिया कि बीटा की वैल्यू जो है वो 2 × 10⁻⁵ सेल्सियस इनवर्स है। तो अल्फा कितना होगा, तो अल्फा 2 टाइम्स ऑफ बीटा होता है। सॉरी, बीटा 2 टाइम्स अल्फा होता है, बीटा इज 2 टाइम्स ऑफ अल्फा होता है। तो अल्फा क्या होगा, बीटा डिवाइडेड बाय 2 होगा, यानी 2 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 2, आंसर होगा 1 × 10⁻⁵। क्लियर है? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। चलो ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया। बच्चे देखकर डर जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, डरने की कोई बात नहीं है। फिजिक्स को समझो, फील करो, एंजॉय करो, आपको समझ आ जाएगा। क्या कह रहा है ये, अ सिलेंडर मेटल रॉड ऑफ लेंथ L इज शेप्ड इनटू अ रिंग विद अ स्मॉल गैप एज शोन इन फिगर ऑन हीटिंग द सिस्टम। इसको हीट करने पे क्या होगा, x डिक्रीजेस, r एंड d इंक्रीजेस। x डिक्रीज होगा कह रहा है, r इंक्रीज होगा, d इंक्रीज होगा। x एंड r इंक्रीजेस, d डिक्रीजेस, ये गैप बढ़ेगा, r इंक्रीज होगा, लेकिन कह रहा है कि डायमीटर कम होगा। फिर x, r एंड d ऑल आर इंक्रीजेस। और लास्ट ऑप्शन है डाटा इनसफिशिएंट टू अराइव एट अ कंक्लूजन। सिंपल सी चीज है बेटा, सिंपल सा लॉजिक है। मैंने कहा आपको कि जब भी एक्सपांशन होगा फोटो को जूम करो, जब भी एक्सपांशन होगा फोटो को जूम करो, इसको जूम करो, आप स्क्रीनशॉट लेकर जूम करो, ठीक है। मैं तो यहाँ पे बोर्ड को जूम नहीं कर सकता, आप स्क्रीनशॉट लेकर जूम करो, आप देखोगे एक्स भी इंक्रीज होगा, आर भी इंक्रीज होगा, डी भी इंक्रीज होगा कि नहीं। तो सिंपल से, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, जूम करो फोटो को, जब एक्सपांड करोगे आप जूम करोगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे, श्रिंक करोगे, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना, उसको दबाना। तो यहाँ पर इसको जूम कर रहे हैं तो क्या होगा, तीनों के तीनों इंक्रीज हो गए। क्लियर, कोई डाउट? देखो लास्ट क्वेश्चन, चलो बेटा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। और क्वेश्चन है, अ मेटल रॉड ऑफ सिल्वर एट 0 डिग्री सेल्सियस हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो चेंज इन टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय, मतलब डेल्टा एल जो है वो है 0.19 सेंटीमीटर। अच्छा देखो, ओरिजिनल लेंथ हमको दिया नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड में याद रखना ओरिजिनल लेंथ होती है 1 मीटर, ओरिजिनल लेंथ होती है 1 मीटर, यानी चेंज इन लेंथ होगी हमारे पास 0.19 × 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। सेंटी का मीटर में हमने कन्वर्जन की। हमें कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन निकालना है, गामा की वैल्यू को। चलिए स्टार्ट करते बेटा। हमें बताया डेल्टा एल जो है वो इक्वल होता है एल अल्फा डेल्टा टी के, ठीक है। यानी कि यहां से अल्फा की वैल्यू आएगी डेल्टा एल डिवाइड बाय एल डेल्टा टी, 0.19 × 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 100, और ये 1। तो हमारा आंसर होगा अल्फा इक्वल टू 0.19 × 10⁻⁻4, यानी कि 1.9 × 10⁻⁻5। लेकिन हमें तो बीटा निकालना है, सॉरी गामा निकालना है बेटा, क्यूबिकल एक्सपांशन। हमें पता है गामा की वैल्यू जो होती है 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, यानी कि 3 × 1.9 × 10⁻⁻5, यानी कि होगा ये 5.7 × 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। है क्या ऑप्शन? हाँ, ये देखो ये ऑप्शन ए। कोई डाउट है बेटा? कल हम स्टार्ट करेंगे कैलोरीमीटर को, ठीक है। तो यहां तक कोई भी अगर डाउट है आपको तो प्लीज कमेंट करो, कॉन्टैक्ट मी, फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स। क्लियर है? चलो बेटा आज के लिए काफी।